सबसे पहले एक राहत भरी खबर से शुरुआत करते हैं। आज से दिल्ली के एम्स में 6 से 12 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग शुरू हो रही है, जिन पर वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। और आज से शुरू हो रही स्क्रीनिंग 2 दिन तक चलेगी। उसके बाद उन्हें वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अगले हफ्ते से 2 से 6 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जो कोविड वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेंगे। बच्चों में ट्रायल किया जा रहा है। 2 दिन तक एम्स में ये कैंप चलेगा, जिसमें बच्चों की स्क्रीनिंग होगी। 2 से 6 साल तक की उम्र के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद उन्हें वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इस ट्रायल के बाद यह पता लगेगा कि क्या बच्चों को वैक्सीन देना सुरक्षित है भी या नहीं। तो देश भर में टीकाकरण की जरूरत है और इस टीकाकरण अभियान को तेजी से आगे बढ़ाना है। दूसरे मोर्चे पर एक और राहत भरी खबर आपको देते हैं। देश में कोरोना ग्राफ तेजी से घट रहा है। दिल्ली में अब एक दिन में 131 तक नए केसेस सामने आ रहे हैं। मुंबई और महाराष्ट्र की अगर बात कर ले तो आंकड़े वहां भी राहत देने वाले हैं। अगर बात करें सबसे पहले केसेस की, पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना केसेस 8,129 है। रिकवर होने वाले लोग 14,732, जबकि मौत का आंकड़ा अब भी वहां पर 200 बना हुआ है। यह पूरे महाराष्ट्र की पिछले 24 घंटे की तस्वीर है। वहीं अगर बात करें सिर्फ मुंबई की, तो यहां पर नए मामले 530, मौत का आंकड़ा 19 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स की संख्या 464 है, जो अभी भी काफी ज्यादा है। पहले ही सरकार की ओर से साफ किया जा चुका है कि जब तक 200 से कम मामले नहीं होते तब तक मुंबई में रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 131 नए मामले, मौत का आंकड़ा 16 और रिकवर होने वाले पेशेंट्स 355। यानी कि देश में कम होते कोरोना ग्राफ के बीच टीकाकरण की रफ्तार भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। आज से दिल्ली एम्स में स्क्रीनिंग का आगाज हो रहा है। उधर दवा कंपनी नोवावैक्स के कोरोना टीके के ट्रायल के सफल नतीजों ने दुनिया भर में उम्मीदें बढ़ा दी हैं। कोरोना से बच्चों को भी टीका सुरक्षा देने की ओर भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। एम्स दिल्ली में आज से 6 से 12 साल के बच्चों में कोवैक्सीन कोरोना टीके के क्लिनिकल ट्रायल के लिए वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग शुरू हो रही है। 2 दिन स्क्रीनिंग के बाद उन पर टीके का ट्रायल होगा। 6 से 12 साल के बाद अगले हफ्ते से क्लिनिकल ट्रायल के लिए 2 से 6 साल के बच्चों की भी स्क्रीनिंग शुरू होगी। अब तक कोवैक्सीन के कोरोना टीके पर 12 से 18 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। एक और बच्चों के कोरोना टीके पर भारत में ट्रायल का काम तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए खुशखबरी की खबर नोवावैक्स की कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के नतीजे से मिली है। क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण के नतीजों में नोवावैक्स की वैक्सीन कोरोना के खतरनाक वेरिएंट्स पर 93% और सामान्य वेरिएंट्स पर 100% तक प्रभावशील है, जबकि ये वैक्सीन अधिक खतरे वाली आबादी में 91% तक प्रभावशील है। वैक्सीन की संपूर्ण प्रभावशीलता 90% आंकी गई है। वैसे तो नोवावैक्स को मंजूरी देने पर भारत में अभी फैसला होना बाकी है, लेकिन ये वैक्सीन सामान्य रेफ्रिजरेटर में रखी जा सकती है। इसलिए अगर इसे भारत में मंजूरी मिलती है तो इसका वितरण काफी आसान होगा। और बच्चों की भी जो ट्रायल चल रहा है वैक्सीन का, उसके भी रिजल्ट विद इन 3-4 मंथ्स आ जाएंगे, तो हम बच्चों में भी वैक्सीन दे सकते हैं। तो एक तरह से आने वाले 5-6 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें उम्मीद है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देकर उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस। भारत दिसंबर तक अपनी संपूर्ण वयस्क आबादी के कोरोना टीकाकरण का लक्ष्य रख रहा है। 3 दशकों से अलग अलग तरह की वैक्सीन का निर्माण कर रही नोवावैक्स दिसंबर तक 15 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज तैयार करने का दावा कर रही है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो कोरोना के खिलाफ अब भी देश की जंग जारी है। इसका असर भी दिखाई दे रहा है। आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं। देश में केसेस
तेजी से जो बढ़े थे पिछले महीने, उसके पीछे वजह मानी जा रही थी कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट। लेकिन अब चिंताजनक खबर यह है कि वही डेल्टा वेरिएंट म्यूटेट कर गया है। अब वो वायरस ज्यादा खतरनाक हो गया है। विशेषज्ञों ने इसे डेल्टा प्लस का नाम दिया है और बताया जा रहा है कि डेल्टा प्लस ज्यादा खतरनाक है पहले वाले डेल्टा वेरिएंट से, क्योंकि इस पर एंटीबॉडी कॉकटेल दवा का असर भी नहीं होगा। आपको ये बता दें कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को अब तक कोरोना के इलाज में सबसे कारगर दवा बताया गया था। तो अब आपको यह भी दिखा देते हैं कि कैसे ये डेल्टा वेरिएंट खतरनाक है और कैसे ये पूरा का पूरा मामला अब मेडिकल साइंसेस के ऊपर है कि आने वाले वक्त में इससे जंग कैसे लड़ी जाए। अगली खबर लखनऊ से, जहां वैक्सीनेशन सेंटर पर जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बनाए गए सेंटर पर सीएम इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे तो वहां एक युवक ने उस युवक से बातचीत की। सीएम के साथ सेल्फी लेने की गुहार लगा दी। इस पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, देखिए। किसी और से करवा खींच दो भैया, खींच दो, वो खींच देंगे, आपको दे देंगे। सर्टिफिकेट तो ले लो, लोगों के पास सर्टिफिकेट दे रहे हैं और ये कह सकते हैं कि इसकी वेंडर से पूछ। वहीं अयोध्या की जमीन डील के विवाद को लेकर मामला थम नहीं रहा है। कुछ सियासी दलों ने इस मामले को गंभीर बताया तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एक बार फिर से सफाई जारी की कि तमाम आरोप सिर्फ भ्रमित करने के लिए किए जा रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। रामनगरी में शुभ काम की शुरुआत हो चुकी है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भक्तों की आस्था उन्हें बरबस अयोध्या की पावन धरती पर खींच ले आ रही है। भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। हर कोई प्रभु के दर्शन पाना चाहता है। राम जय जय राम, रघुकुल रीत सदा चले आई। चाहत है कि राम मंदिर भव्य बने, भक्तों की सहूलियत के लिए बने। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंदिर निर्माण के लिए दान भी खूब मिले। देश के कोने कोने से राम भक्तों ने दान दिया। अब कई सियासी दल आरोप लगा रहे हैं कि 1.20 हेक्टेयर जमीन की डील में गड़बड़ी की गई। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रस्ट ने किन वजहों से ये जमीन इतने महंगे दामों में खरीदी और इसकी मंजूरी कब और कैसे मिली। ये एक जमीन है गाटा संख्या 243, 44 और 46 की, जिसकी जमीन की मालियत है 5 करोड़ 80 लाख रुपए लगभग। और ये जमीन 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई कुसुम पाठक और हरीश पाठक से। खरीदने वालों का नाम है रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। ये जमीन खरीदी गई 7:10 पे। ये भी टाइमिंग है, देख लीजिए आप। 7:10 पे ये जमीन खरीदी गई और यही जमीन 5 मिनट के बाद रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। 18.5 करोड़ रुपए में। मामला इसी साल 18 मार्च का है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास स्थित जमीन को पहले 2 करोड़ में बेचा गया। फिर 10 मिनट बाद ही उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 18 करोड़ 50 लाख में खरीदी। देखिए, जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वो सलाह ना दें। अगर कोई किसी ने भी गड़बड़ किया होगा, ट्रस्ट उसकी जांच करेगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, ट्रस्ट के लोगों पर ही आरोप लगा है। जो ट्रस्ट के लोग आरोप लगाना अलग है, जांच करना अलग है, लेकिन पहले जांच होने दीजिए। आरोप लगा है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। सवाल उठने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने हर आरोप का जवाब दिया और कहा कि ये तमाम आरोप भ्रमित करने के लिए लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले
ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। ट्रस्ट के मुताबिक इस धार्मिक कार्य के लिए जमीन की खरीद में किसी तरह की धांधली नहीं हुई। चंपत राय ने ट्रस्ट की योजना की जानकारी देते हुए बताया कि कैसे जमीन की खरीदारी की जा रही है और जमीन बेचने वालों को उसका भुगतान किया जा रहा है। जमीन डील में गड़बड़ी के आरोपों के बाद मांग उठने लगी है कि इसकी जांच कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। आज तक ब्यूरो। इस मुद्दे को लेकर पहले आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए, अब AIMIM भी इस विवाद में कूद पड़ी है। ऐसे धांधलियां तुम एक भगवान के घर के लिए, जिसके लिए तुम ये कहते हैं कि हमारी इतनी बड़ी आस्था है भगवान राम के अंदर, और उन्हीं के जरिए अपने जेब भरने का काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए एक बहुत दुखद बात मैं समझता हूँ। हम तो चाहेंगे कि इनके बड़े बड़े डोनर्स जो है वो कौन कौन डोनर्स थे, कितने का ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, इसकी पूरी सफाई देना चाहिए। RSS ने देना चाहिए, विश्व हिंदू परिषद ने देना चाहिए, और सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री ने देना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा विरोध किया, और खासकर अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तब भी ये विरोध कर रहे थे, और एक समुदाय को खुश करने के लिए कार सेवकों की हत्या करा दी और उस पर अपनी पार्टी की बुनियाद रख ली। आज ट्रस्ट पर सवाल उठाकर तमाम उन श्रद्धालुओं को, उनकी भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं जिन्होंने अपनी श्रद्धा से उसमें सहयोग किया। गड़बड़ झाला केवल साथियों इस बात से साफ है कि 18 मार्च 2021 को 5 मिनट के अंतर में शाम को 7:10 और शाम को 7:15 के बीच रजिस्टर्ड दोनों कागजात में राम मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीन की कीमत 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ रुपया हो जाती है। दुनिया के इतिहास में 5.5 लाख रुपया प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ने वाली अनूठी ये अकेली ही जमीन है। 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। एलजेपी संसदीय दल का नेता बनने के बाद पशुपति पारस आज पटना पहुंच रहे हैं। उनके साथ पार्टी के 4 अन्य सांसद मौजूद हैं। अब उनकी नजर पार्टी अध्यक्ष पद पर है। माना यह जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर ही इस पर भी दावेदारी पेश कर चिराग पासवान को वो नई चुनौती देने वाले हैं। पहले चिराग पासवान के खिलाफ बगावत, फिर संसदीय दल के नेता का पद भी छीना और अब पार्टी अध्यक्ष पद पर भी झटका देने की तैयारी। चिराग पासवान को एक के बाद एक झटका देने के लिए पार्टी के बागी सांसदों ने कमर कस ली है। सोमवार को एलजेपी में तेजी से सियासी पिक्चर बदली। पहले पशुपति पारस ने मीडिया को संबोधित कर चिराग के खिलाफ आवाज उठाई, कह दिया कि उनकी पार्टी एलजेपी एनडीए में है और आगे भी रहेगी। जिनके हाथ में गया पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। फिर चिराग अपने चाचा को मनाने निकल पड़े। पूरे 25 मिनट तक पशुपति पारस के आवास के बाहर ड्रामा चलता रहा। चिराग घर के अंदर तो पहुंचे लेकिन बात नहीं बनी। वो 1.5 घंटे बाद लौट गए। उसके बाद रात करीब 8:30 बजे पशुपति पारस के नेतृत्व में 4 अन्य सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले, जहां पारस को पार्टी संसदीय दल का नेता बना दिया गया। चिराग के लिए ये बड़ा झटका था, लेकिन कलह का ये अंत नहीं, क्योंकि बागी सांसद अब पार्टी का अध्यक्ष भी बदलने की तैयारी में हैं। सूत्रों की माने तो पशुपति पारस जल्द पार्टी अध्यक्ष पर दावेदारी पेश करेंगे। अगले 2 से 3 दिनों में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में बुलाई जाएगी। उसी बैठक में चिराग पासवान की जगह
पशुपति पारस को एलजेपी का नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक पशुपति पारस ने एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से संपर्क करना शुरू भी कर दिया है। एनडीए के प्रति भरोसे का इनाम भी पशुपति पारस को मिल सकता है। माना जा रहा है कि जल्द मोदी सरकार के कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक उसमें पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने पर सहमति बन चुकी है। वैसे भी रामविलास पासवान के निधन के बाद से एलजेपी के कोटे से एक मंत्री कैबिनेट में बनाया जाना था। यानी चिराग पासवान पार्टी में बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। अब सभी 5 बागी सांसद आज शाम को पटना जा रहे हैं, जहां आगे की रणनीति पर फैसला होना है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। राजस्थान में कांग्रेस का अंदरूनी रण खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सब कुछ अभी पर्दे में ही नजर आ रहा है। अब तक सिर्फ इतना ही हुआ है कि गहलोत और पायलट में नाराजगी है, मगर पायलट की नाराजगी दूर होगी या नहीं, फिलहाल ये सवाल बना हुआ है। राजस्थान कांग्रेस में बगावत की आहट हुई तो फौरन आला कमान सक्रिय हो गया और सचिन पायलट से सुलह का फॉर्मूला तैयार किया जाने लगा। सचिन पायलट भी 3 दिनों से राजस्थान छोड़कर दिल्ली में डटे हुए हैं। चर्चा यही है कि पार्टी के फाइनल फॉर्मूले के बाद ही कोई फैसला लेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली में मौजूद सचिन पायलट की पार्टी के बड़े नेताओं से अब तक मुलाकात नहीं हो सकी है। बीते 3 दिनों से इस बात की चर्चा है कि पायलट प्रियंका गांधी से मुलाकात कर अपनी मांगों से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन प्रियंका फिलहाल दिल्ली की सियासी गर्मी से दूर हिमाचल की वादियों में। उधर राजस्थान को लेकर जारी सियासी कवायद के बीच पायलट के समर्थक आला कमान पर दबाव बनाए हुए हैं। पायलट साहब स्वयं कह चुके हैं कि 10 महीने हो गए हैं और 10 महीने बहुत ज्यादा समय हो गया, तत्काल इसका निस्तारण हो जाना चाहिए। जो भी बात हुई हाईकमान से हमने कहा और उन्होंने हमें वादा किया, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। तो उस पर अमल नहीं हुआ तो उससे असंतोष होना वाजिब ही है। और जहाँ तक कामकाज की, विकास की, जनता की समस्याओं की बात, उस पर भी पूरी तरह से गौर नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि राजस्थान का विवाद खत्म करने के लिए खुद सोनिया गांधी एक्टिव है। प्रियंका गांधी भी लगातार पायलट के संपर्क में है। कमलनाथ को पार्टी ने गहलोत और सचिन पायलट के बीच मध्यस्थ बनाया है, जो सुलह के फॉर्मूले पर चर्चा कर रहे हैं। खबर है कि सचिन पायलट को दिल्ली की राजनीति का ऑफर दिया गया और पार्टी महासचिव बनाने की बात कही गई, लेकिन पायलट ने इससे इनकार कर दिया। चर्चा ये भी है कि पायलट समर्थक 4 से 5 विधायकों को गहलोत मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, लेकिन इस ऑफर पर भी सुलह होता नहीं दिखा और इसी वजह से राजस्थान की राजनीति में अनिश्चितताओं का दौर थम नहीं रहा है। हालांकि मंत्रिमंडल में विस्तार के जरिए कांग्रेस में सुलह की संभावनाएं कम ही दिख रही हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के दफ्तर से एक वीडियो जारी कर कहा गया है कि कोरोना के बाद हो रही समस्याओं के चलते सीएम 1.5-2 महीने किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस बहाने कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी कला का खामियाजा राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। जब सरकार बनी थी तो अशोक गहलोत जी ने बीएसपी, निर्दलीय और अपनी पार्टी के ही बहुत सारे लोगों को लॉलीपॉप दिए, जो असंभव था। एक किस्म से कहा जा सकता है कि जुआ खेला उन्होंने। ये महत्वाकांक्षाओं का खेल है। कांग्रेस के आलाकमान को भी ये इल्म नहीं था, न उनके पास समाधान है। तकलीफ इस बात की है कि राजस्थान पीसफुल स्टेट था। कांग्रेस की इस अंतर्कलह को, क्योंकि लगभग पिछले 17 सालों की राजनीति में इस तरीके का दृश्य राजस्थान में कभी नहीं दिखा। सीएम गहलोत से नाराजगी की खबरों के बीच सचिन पायलट ने अभी चुप्पी साध रखी है, लेकिन अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो ये चुप्पी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा सकती है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। बंगाल में नेताओं की घर वापसी से बीजेपी संकट में है, तो उत्तर प्रदेश में 2022 से बीजेपी का चेहरा कौन होगा? यूपी में 2 बड़े नेताओं के बयान से 2022 के चेहरे को लेकर तस्वीर साफ नजर नहीं आती। क्या 2022 में बीजेपी का चेहरा नहीं होंगे यूपी? 2022 में बीजेपी का चेहरा कौन होगा?
उत्तर प्रदेश को लेकर दिल्ली में बीजेपी की शिखर वार्ता तो खत्म हो गई। संगठन से लेकर सीएम के साथ घंटों मंथन और चिंतन हुआ। तय हुआ कि 2022 में योगी की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी बीजेपी। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे कद्दावर ओबीसी नेता और डिप्टी सीएम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। नेतृत्व को लेके बड़ी एक सवाल खड़ा हुआ था, इसको लेके आपका क्या कहना है? अभी किसके चेहरे पे विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है? देखिए, राज्य के अंदर एक योग्य मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, कर्मठ मुख्यमंत्री, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला मुख्यमंत्री है और गरीबों की सेवा करने वाले आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी गांव-गांव गरीबों तक विकास कर रहे हैं। तो विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और ये लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्या उनके चेहरे पे ही लड़ा जाएगा, क्या ऐसा है? देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। ये विषय जो मेरे से संबंधित नहीं है, उस विषय पे मेरे द्वारा जवाब देना उचित नहीं। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ओबीसी को साधने में जुटी हुई है। केशव मौर्य ओबीसी का बड़ा चेहरा है। वो मानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व रणनीति तय करने में जुटा हुआ है। आपको लगता नहीं है, ओबीसी चेहरे के तौर पर देखा जाए तो आपका चेहरा सबसे बड़ा माना जाता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी में। जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल की पार्टी, निषाद पार्टी या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी आप लोगों के साथ रही, उसके बाद रिश्ते भी तल्ख होते गए, ओम प्रकाश राजभर पार्टी गठबंधन से निकाल दिए गए, तो लगता है कोर्स करेक्शन हो रहा है और ठीक की जा रही है केंद्रीय स्तर पर इन सब बातों को ठीक किया। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों के संबंध सदैव, चाहे हमारे जो भी सहयोगी साथी रहे उनके साथ सदैव संबंध अच्छे रहे हैं। किसी विषय को लेकर के किसी के मन में कोई बात होती है या कुछ कहना चाहता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व इसीलिए है। हमारी पार्टी कोई सपा बसपा कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि उसके निदेशक निर्धारित हैं, वही जो तय करेंगे वही होगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। किसी को लगता होगा कि कोई बात हम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं कह सकते हैं, दिल्ली में जाकर के कह सकते हैं, तो कोई कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार का कोई तनाव। अगर योगी चेहरा नहीं होंगे तो बीजेपी का चेहरा कौन होगा? क्या मोदी शाह के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी या फिर बीजेपी किसी ओबीसी चेहरे पर दांव लगाएगी? सवाल कई है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।